समस्या आपकी व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी। जब भी आप इस समस्या से घिरते हैं तो शासन प्रशासन का मुंह देखते हैं और इसके लिए शासन प्रशासन ने आपको सुविधा भी दे रखी है 1076 की, जो टोल फ्री है और 24 आवर खुला हुआ है। साथ ही साथ जन सुनवाई पोर्टल भी है जिस पे आप शिकायत लिखित रूप से दर्ज करा सकते हैं। लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होता है? आपको बताया गया है कि जब आप शिकायत पे की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगे तो आपका फीडबैक लिया जाएगा और शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजा जाएगा। यह सिलसिला क्रमशः चलता रहेगा जब तक कि आपकी शिकायत पूर्णतः संतोषजनक स्थिति में न पहुंच जाए, जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं की गई कार्रवाई से। पर क्या सचमुच ऐसा हो पा रहा है? सुनने में आया है कि प्राथमिक स्तर पे ही शिकायत को बंद कर दिया जा रहा है और तो और फीडबैक का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। जब शिकायतकर्ता फोन करके पूछते हैं कि मेरी शिकायत पे क्या हुआ, और तुम्हें बताया जाता है कि आपने संतुष्टि का फीडबैक देकर शिकायत बंद करा दिया है। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? आपने कोई शिकायत दर्ज कराया और फिर जब उसका फीडबैक दर्ज कराना चाहे असंतुष्टि वाला, तो आपको बताया गया कि नहीं, आपकी शिकायत तो संतुष्टि के साथ, संतुष्टि के फीडबैक के साथ बंद की जा चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, आप चाहें तो दूसरी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आखिर ये जो हेल्पलाइन नंबर 1076 है, इसके ऊपर महीने का कितना खर्च आता होगा, आप सोच के बताएं। जब ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया था तो इसमें 500 कर्मचारी, 500 टेली कॉलर जो फ़ोन आपका रिसीव करते हैं, रिसीव करने के लिए 500 लोग एक शिफ्ट में बैठाए जाते हैं थे और 3 शिफ्ट में यह सिलसिला चलता था। मतलब 1500 टेली कॉलर होते थे जो आपका फ़ोन रिसीव करते थे 24 आवर में, 500 की शिफ्ट में। अब सुनने में आ रहा है कि इसकी संख्या थोड़ी घटा दी गई है, हो सकता है कोरोना लॉकडाउन इसका वजह हो, और अब 400 के ग्रुप में टेली कॉलर वहाँ बैठते हैं सीएम हेल्पलाइन में, जो आपके फ़ोन सुनते हैं, आपकी शिकायत दर्ज करते हैं। अब इस हिसाब से भी अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 1200 टेली कॉलर हो गए और इनकी सैलरी कम से कम मेरे अनुमान से अगर 10,000 रुपये भी महीने है, हो सकता है इससे ज़्यादा सैलरी हो, पर अगर 10,000 रुपये सैलरी भी मंथली माना जाए तो 1200 लोगों की मंथली सैलरी कितनी हो गई? करोड़ से ऊपर पहुंचेगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, 1200 गुणे 10,000। पर बात सिर्फ सैलरी तक की ही नहीं है, बल्कि 400 लोगों का कंप्यूटर सेट मेंटेनेंस, इंटरनेट का कनेक्शन, ऑफिस के दूसरे खर्चे, और कितने एम्प्लॉय होते हैं जो आपको फ़ोन करते हैं। एक ग्रुप होता है जो आपका फ़ोन रिसीव करता है ऐसे कस्टमर केयर सेंटर पर, और एक ग्रुप होता है जो फ़ोन करके आपको बताता है कि आपकी शिकायत निस्तारित हो गई है, आप फीडबैक देना चाहेंगे या शिकायत को बंद कराना चाहेंगे। तो उनके खर्च कितने आ रहे होंगे, या बिजली का खर्च कितना आ रहा होगा, और यह टोल फ्री नंबर है अगर, तो निश्चित रूप से जो भी मोबाइल कंपनी इस सुविधा को दे रही है उसको कुछ तो भुगतान किया जा रहा होगा। तो टोटल मंथली खर्च करोड़ों में हो गया। और फिर यह खर्चा उठा कौन रहा है? हम उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, यूपी की जनता उठा रही है। आखिर क्यों? दूसरी तरफ बात किया जाए राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने की सुविधा दे रखी है, पर न जाने क्यों, क्या कारण हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, यूपी में यह सुविधा नहीं दी गई है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी कमी है कि यूपी गवर्नमेंट आरटीआई को ऑनलाइन नहीं कर पा रही है, जबकि जन सुनवाई पोर्टल एक ऐसा माध्यम है जो ऑनलाइन शिकायत को दर्ज करता है। उसमें थोड़ी सी हेर फेर कर दी जाए, थोड़ी सी फेरबदल कर दी जाए, थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए, तो आप ऑनलाइन आरटीआई भी दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई के की सुविधा न होने के कारण क्या नुकसान होते हैं, यह हर आरटीआई दर्ज करने वाला जानता है। कम से कम 90 दिन बीतते बीतते आप द्वितीय अपील लगाते हैं सूचना आयोग में, और जो पहली नोटिस आती है सूचना आयोग से, आपको जब बुलाया जाता है कि आप सूचना आयोग में आएँ और अपनी बात सूचना आयुक्त के सामने रखें, तो कम से कम तब तक 1 साल, लगभग 1 साल बीत चुके होते हैं। और होता यह है कि नोटिस आपको तब दी जाएगी जब आपका शिकायत आवेदन में कहीं कोई त्रुटि न हो। त्रुटियों में बहुत मामूली त्रुटियां भी हो सकती हैं कि आपने प्रथम अपील जो सूचना के लिए प्रार्थना पत्र दिया है वो किस धारा के तहत दिया है, प्रथम अपील किस धारा के तहत किया है और द्वितीय अपील किस धारा के तहत किया है, आपने ये घोषित किया है कि नहीं कि मैं ऐसी कोई अपील कहीं और दाखिल नहीं किया हूँ, या इस तरह की दूसरी जानकारियाँ, या तमाम तरह की धाराएं जो आरटीआई उपलब्ध हैं, अगर आप सूचना चाहे हैं, सूचना मांगे हैं, तो किस धारा की, किस उपधारा के तहत आपने सूचना मांगी है, ये चीज़ें उसमें आपको उल्लेखित करनी होंगी। एक आम आदमी को कानून की इतनी जानकारी हो, क्या यह संभव है? आरटीआई बनाया गया है कि इससे करप्शन पे रोक लग सकेगी, पर आरटीआई अपने आप में इतना जटिल है कि एक आम आदमी शायद हिम्मत कर सके। और तो और तब क्या गुजरती होगी एक आरटीआई एक्टिविस्ट पे जब 1 साल बाद उसका एप्लीकेशन
रिटर्न कर दिया जाता है उसकी कुछ मामूली त्रुटियां बताते हुए कि आपकी एप्लीकेशन को इस कारण से वापस किया जाता है, इस त्रुटि को सुधारिए और दोबारा आवेदन कीजिए।